समय बीतता जाता है, पर शिव और माही की नोकझोंक हर रोज ऐसे ही चलती रहती है। अर्नब और अलीसा शिव को माही से ना उलझने की सलाह देते रहते हैं, जिसे शिव मान भी लेता है। पर माही के सामने आते ही वो सब कुछ भूलकर फिर से माही से उलझने में लग जाता है। उधर दिव्या भी अब तक माही की काफी अच्छी सहेली बन गई थी, तो उसे भी शिव और माही की नोकझोंक का पता था और वो भी माही को समझाती थी। माही तो शिव को हमेशा नजरअंदाज ही करती थी, पर जब शिव कुछ बोलता था तो वो भी उससे लड़ने लग जाती थी। ऐसे ही एक दिन माही दिव्या के साथ कैंटीन में गई और उधर शिव और उसके दोस्त भी उसी समय कैंटीन में गए। कैंटीन में काफी भीड़ थी, क्योंकि फ्रेशर्स पार्टी होने वाली थी, तो कॉलेज में पढ़ाई नाम मात्र की हो रही थी। ऐसे में वहां बैठने के लिए जगह ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद माही को एक तरफ खाली जगह दिखी। माही दिव्या को अपने पीछे आने का बोलकर जल्दी से उस तरफ लपकी, ताकि वो जगह भी न रुक जाए। माही का ध्यान दिव्या की तरफ था और उसने कुर्सी की तरफ बिना देखे ही उसकी पीठ पर हाथ रख दिया। पर उसे अपने हाथ के नीचे किसी के हाथ का एहसास हुआ, तो उसने दिव्या से ध्यान हटाकर सामने देखा, तो वहां शिव खड़ा था और माही का हाथ उसी के हाथ के ऊपर था। माही ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचा और शिव से बोली, माही, तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिव, कैंटीन में लोग क्या करते हैं? माही, अरे मेरा मतलब है, इस कुर्सी के पास क्या कर रहे हो? शिव, कुर्सी पर लोग क्या करते हैं? माही चिढ़ते हुए, तुम सीधे सीधे जवाब नहीं दे सकते क्या? शिव अपने कंधे उचकाकर, अब जैसा सवाल होगा वैसा ही जवाब होगा ना। माही, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। चलो अब जल्दी से कुर्सी से हाथ हटाओ, मुझे यहाँ बैठना है। शिव, ओ हेलो मैडम, तुम्हें ये टेबल पर रखे खाने का सामान से पता नहीं चल रहा कि ये हमारी जगह है, इसलिए अब तुम कहीं और जाकर बैठो। माही, जब मैंने इस जगह को देखा था तो यहाँ कोई नहीं था, और इससे पहले मैंने देखा है, तो ये जगह मेरी हुई। शिव, ऐसे कैसे कोई चीज देखने से तुम्हारी हो जाएगी? पहले यहाँ हमने सामान रखा है, तो ये जगह हमारी हुई। फिर मेज पर पड़े बर्गर की तरफ इशारा करते हुए, ऐसे तो तुमने इस बर्गर को भी देख लिया, तो क्या है तुम्हारा हो गया? फिर खुद की तरफ इशारा करते हुए, ऐसे तो तुम मुझे भी देख रही हो, तो क्या मैं भी तुम्हारा हो गया? माही, अगर मुझे कोई अरबों की दौलत देना तुम्हें अपना बनाने के लिए, मैं तो भी तुम्हें अपना ना बनाऊं। थोड़े समय में तो तुम मेरा दिमाग खराब कर देते हो, और अगर पूरा समय मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ गया तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। सिर्फ पागल मैं नहीं, तुम मुझे कर दोगी। और फिलहाल तो तुम यह कुर्सी छोड़ो और कहीं और जाकर बैठो। माही, मैं तो यहीं बैठूंगी, तुम कहीं और जाओ। इस तरह दोनों में तू मैं हो जाती है, और इसी के बीच दोनों वहां पड़ा सामान उठाकर इधर उधर फेंकने लगते हैं। सब उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो दोनों तो जैसे इस बात से बेखबर हो गए थे कि वो इस समय कॉलेज की कैंटीन में है। सामान इधर उधर फेंकने के कारण पूरी कैंटीन गंदी हो गई थी, पर वो दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी उन्हें कैंटीन के दरवाजे से एक रोबदार आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर पूरी कैंटीन में शांति छा गई। जब शिव और माही ने दरवाजे की तरफ देखा, तो वहां उनके कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर अवस्थी खड़े थे, जो शिव और माही को गुस्से से घूरते हुए कह रहे थे, मिस्टर अवस्थी, ये सब क्या है? तुम दोनों इस समय कॉलेज में हो, ना कि अपने घर में। वो तो अच्छा हुआ कि एक विद्यार्थी ने आकर मुझे इस बारे में सूचना दे दी, वरना तुम दोनों ने तो इस कैंटीन को जंग का मैदान बना दिया था। अब जल्दी से इसे साफ करो और 15 मिनट के अंदर मुझे मेरे केबिन में मिलो। अगर तुम दोनों 15 मिनट में मेरे केबिन में नहीं पहुंचे, तो तुम दोनों का नाम इस कॉलेज से काट दिया जाएगा। फिर कैंटीन के संचालक की तरफ देखते हुए, ध्यान रखना इस सफाई में इनकी कोई मदद ना कर पाए। इसके बाद मिस्टर अवस्थी बिना किसी की बात सुने वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही शिव और माही एक बार फिर से लड़ने लग जाते हैं। माही, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर प्रिंसिपल सर ने मुझे कुछ कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शिव, तुम ना हर बात का ठीकरा मेरे सर पर फोड़ना बंद कर दो। मैं तो अच्छा खासा अपनी जगह पर बैठकर खाने वाला था, पर तुम्हारी वजह से ना तो मुझे वहां बैठने की जगह मिली और ना ही मैं अपनी पसंद की चीजें खा पाया, और डांट खानी पड़ी वो अलग। इस तरह एक बार फिर वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, और अर्नब दोनों को चुप करवाते हुए डांट कर कहता है, अर्नब, बस करो तुम दोनों, भूल गए क्या
कि तुम्हें यह सब साफ करके 15 मिनट में सर के केबिन में जाना है। शिव और माही एक साथ उसे घूरते हुए, हमें पता है, तुम ज्यादा ज्ञान मत दो। अर्नब अपने कंधे उचकाकर, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। इसके बाद शिव और माही जल्दी से पूरी कैंटीन साफ करते हैं और भागते हुए केबिन में जाते हैं। मिस्टर अवस्थी की अनुमति लेकर दोनों अंदर चले जाते हैं। इतनी भाग दौड़ के कारण उन दोनों की सांसें फूली हुई थी, जिसे देखकर मिस्टर अवस्थी तंज कसते हुए कहते हैं, मिस्टर अवस्थी, अगर तुम दोनों ने कैंटीन में इतना हंगामा ना किया होता तो इस समय तुम दोनों की सांसें नियंत्रित होती। वैसे तुम दोनों के बीच इस महायुद्ध की वजह क्या? शिव और माही एक साथ, कुर्सी। मिस्टर अवस्थी हैरानी से, कुर्सी मतलब? साफ साफ बताओ। इस पर शिव उन्हें पूरी बात बता देता है, जिसे सुनकर मिस्टर अवस्थी हंसते हुए कहते हैं, मिस्टर अवस्थी, मतलब तुम दोनों ने सिर्फ एक कुर्सी के लिए इतना हंगामा कर दिया? तुम दोनों कॉलेज के विद्यार्थी हो, ना कि किंडरगार्टन के, जो इतनी सी बात पर लड़ पड़े। मिस्टर अवस्थी के मुंह से इतने प्यार भरे शब्द सुनकर शिव और माही ने थोड़ी राहत की सांस ली, वरना उन्हें तो लगा था कि आज उनकी खैर नहीं। मिस्टर अवस्थी की तरफ से इतने प्यार भरे शब्द से माही का सारा डर छूमंतर हो गया और वो मिस्टर अवस्थी से बोली, माही, भरी कैंटीन में एक खाली कुर्सी की कीमत आप क्या जाने प्रिंसिपल बाबू। माही के मुंह से यह बात सुनकर शिव और मिस्टर अवस्थी मुंह फाड़े उसे देखने लगे। शिव ने उसे अपनी तरफ खींचा और धीरे से उससे कहा, शिव, तुम पागल हो गई हो क्या? प्रिंसिपल सर के सामने ये क्या डायलॉग मार रही हो? इससे पहले कि माही कुछ बोलती, मिस्टर अवस्थी माही से बोले, मिस्टर अवस्थी, वाह, तुम्हारे सपने ने तो मेरी आंखें खोल दी। मुझे तो पता ही नहीं था कि बच्चों को कैंटीन में बैठने में इतनी दिक्कत होती है। मैं एक काम करता हूँ कि आज ही कैंटीन में और कुर्सियां लगवा देता हूँ। माही शिव की ओर देखकर विजयी मुस्कान देते हुए, देखो, तुम ऐसे ही डर रहे थे। हमारे सर कितने अच्छे हैं, पल भर में हमारी समस्या का समाधान कर दिया। फिर मिस्टर अवस्थी की ओर देखते हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मिस्टर अवस्थी माही को घूरते हुए, तुम्हें तंज में और असलियत में कोई फर्क नहीं लगता? मैंने ये कॉलेज बच्चों को पढ़ाने के लिए संभाला है, ना कि उन्हें कैंटीन में बिठाकर टाइम पास करवाने के लिए। अगर तुम लोगों के पास इतना ही खाली समय रहता है तो जो कॉलेज में इतनी बड़ी लाइब्रेरी बनी हुई है वहाँ चले जाया करो। वहाँ इतनी कुर्सियाँ हैं कि किसी को भी कम नहीं पड़ेंगी। तो आज के बाद ऐसे फालतू डायलॉग मुझे मत सुनाना। अब तक जिस माही के मुंह पर बड़ी सी मुस्कान थी, वो मिस्टर अवस्थी के छलनी करने वाले शब्दों से गायब हो गई और माही का मुंह जमीन की तरफ झुक गया। माही की ऐसी हालत देखकर शिव मन ही मन मुस्कुराता हुआ अपने मन में बोला, शिव, हाय, आज इस नक्सड़ी लड़की की ऐसी हालत देखकर दिल को इतना सुकून मिल रहा है कि मन कर रहा है अभी सर को गले लगाकर उनका माथा चूम लूं और उन्हें धन्यवाद दूं। आज तो ये चाह कर भी सर के आगे कुछ नहीं बोल सकती, वरना हमेशा मुझसे जीत जाती है और आज खुद हार का मजा चख रही है। शिव अपने ही ख्यालों में खोया हुआ मुस्कुरा रहा था। उसकी तंद्रा प्रिंसिपल सर की आवाज़ सुनकर भंग हुई और वो ख्यालों की दुनिया से हकीकत में वापस आया और मिस्टर अवस्थी की बात सुनने लगा। मिस्टर अवस्थी, मुझे मेरे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आप दोनों हर छोटी छोटी बात पर लड़ते रहते हैं और इसलिए मैंने तय किया है कि मिस्टर अवस्थी उन्हें अपना जो फैसला सुनाते हैं उसे सुनने के बाद शिव और माई हैरान रह जाते हैं और उनसे इस फैसले को वापस लेने के लिए कहते हैं, पर मिस्टर अवस्थी उनकी कोई बात नहीं सुनते और उन्हें केबिन से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। केबिन के बाहर पहले से ही अर्नब, अलीसा और दिव्या उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। उन तीनों को यह डर सता रहा था कि पता नहीं प्रिंसिपल सर उन दोनों को क्या कहेंगे। ये सब सोचते हुए वो तीनों ऑफिस के बाहर खड़े अपने नाखून चबा रहे थे। जब शिव और माई केबिन से बाहर आए तो उन तीनों ने शिव और माई को ऐसे घेर लिया जैसे वो उनसे मुद्दत के बाद मिल रहे हैं। वो तीनों बारी बारी से उन दोनों से पूछने लगे, अलीसा, शिव, प्रिंसिपल सर ने क्या कहा? अर्नब, तुम दोनों को ज़्यादा डांट तो नहीं पड़ी ना? दिव्या, कहीं प्रिंसिपल सर ने सच में गुस्से में तुम दोनों का नाम तो नहीं काट दिया ना? माही, अरे दिव्या, ऐसा कुछ नहीं है, तू अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ा। दिव्या, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम दोनों के चेहरे पर ऐसे 12 क्यों बजे हैं? शिव, तुम्हारी सहेली के होते हुए कोई खुश हो सकता है क्या? दिव्या, क्यों, माही ने क्या किया? शिव,
प्रिंसिपल सर के सामने लग गई बड़े बड़े डायलॉग मारने। बड़ी आई कहने वाली, भरी कैंटीन में खाली कुर्सी की कीमत आप क्या जाने प्रिंसिपल बाबू। आप जान गई क्या कीमत है एक कुर्सी की। माही, हाँ तो मुझे कौन सा पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सर इतने प्यार से बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि चलो बोल देती हूँ, क्या पता सबकी समस्या का समाधान ही हो जाए। अलीसा उसे घूरते हुए, तुम्हें दिमाग नाम की चीज है या नहीं। अरे वो जितनी भी अच्छे से बात क्यों ना कर लें, है तो हमारे प्रिंसिपल ही ना। तो तुम उनके आगे ऐसा कैसे बोल सकती हो। तुम्हें ऐसे तमाशे करने का शौक है तो करती रहो ना, पर सबको क्यों मुसीबत में डालती हो। अर्नब माही की ओर देखते हुए, माही ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। माना कि तुम दोनों के बीच नोकझोंक चलती रहती है, पर तुम प्रिंसिपल सर से ऐसे कैसे कह सकती हो। दिव्या, हाँ माही, इस बात में तो मैं भी तेरे साथ नहीं हूँ। सिर्फ देख लिया तुमने, तुम्हारी खुद की सहेली तक तुम्हारे साथ नहीं है। वो तो शुक्र है कि सर ने इस बात पर ज्यादा कुछ नहीं कहा, वरना पता नहीं क्या होता। अर्नब, अरे अगर सर ने कुछ कहा ही नहीं तो फिर तुम दोनों को हुआ क्या है। माही अपना सिर झुकाते हुए, सर ने हमें फ्रेशर्स पार्टी का प्रबंध करने के लिए कहा है, और वो भी एक साथ मिलकर। अलीसा, अर्नब और दिव्या एक साथ हैरानी से, क्या। सिर्फ उदास होकर, हाँ। अलीसा, पर फ्रेशर्स पार्टी तो सीनियर्स की तरफ से होगी ना, तो फिर तैयारी भी वही करेंगे। तो ऐसे में तुम दोनों को ये सब करने के लिए क्यों कहा है। सिर्फ सर को पता चल गया कि हम दोनों की नोकझोंक चलती ही रहती है, तो बस इसलिए सर ने हमारी कक्षा से संबंधित सारा इंतजाम हम दोनों को करने को कहा है। अलीसा गुस्से में, इसलिए मैं कहती थी इस लड़की से मत उलझा करो। अब तुम्हें शांति मिल गई या अभी भी कुछ बाकी है। सिर्फ झुंझलाते हुए, बस करो अलीसा, एक तो इस बात से मेरा पहले ही दिमाग खराब है, अब तुम इसे और खराब मत करो। मैं तो माई को एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता नहीं इसके साथ मिलकर सारी तैयारी कैसे करूंगा। माही उसे घूरते हुए, मैं भी तो तुम्हारे साथ मिलकर काम करने के लिए मरी नहीं जा रही। पता नहीं सर ने क्या सोचकर हमें साथ में ये काम करने को दिया। अर्नब उन्हें चुप करवाते हुए, अब बस भी करो तुम लोग, यह सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। पर नहीं, तुम दोनों ने किसी की सुननी ही कब है। दोनों ऐसे लड़ते हो जैसे पिछले जन्म के दुश्मन हो। कम से कम अब इस बहस को बंद कर दो, इससे पहले कि सर कुछ और काम दे दें तुम दोनों को। अर्नब की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं, और फिर शिव और माही एक दूसरे को घूरते हुए अपने अपने दोस्तों के साथ वहां से अपनी कक्षा में चले जाते हैं। कुछ समय बाद मिस्टर अवस्थी उनकी कक्षा में जाते हैं और शिव और माही को अपने पास बुलाते हैं। मिस्टर अवस्थी को देख कर ही शिव और माही की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, और उन दोनों को अपने पास बुलाने के कारण तो वो बिल्कुल ही डर जाते हैं और अपने अपने मन में सोचते हुए आगे बढ़ते हैं। शिव, इस नक्सड़ी के कारण कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। सर ने मुझे इसके साथ सारी तैयारियां करने को कहा है ना, तो देख लेना ऐसी तैयारियां करूंगा कि दोबारा कभी ये नक्सड़ी लड़की मुझसे नहीं उलझेगी। माही, अब सर ने हमें पूरी कक्षा के सामने क्यों खड़ा कर लिया। कहीं सर पूरी कक्षा के सामने तो हमारे बारे में बताना नहीं चाहते। कहाँ तो मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आई थी, और कहाँ अब मैं इन झमेलों में पड़ गई। अपने अपने ख्यालों में खोए हुए दोनों प्रिंसिपल सर के पास पहुंच गए। मिस्टर अवस्थी ने एक पैनी नज़र उन दोनों पर डाली और फिर पूरी कक्षा के सामने बोलना शुरू किया। मिस्टर अवस्थी, बच्चों, जैसा कि तुम सब जानते हो कि कुछ ही दिनों में तुम सबकी फ्रेशर्स पार्टी होने वाली है, तो ऐसे में मैंने तय किया है कि तुम्हारी कक्षा के प्रबंधन का ध्यान शिव और माही रखेंगे। तो जिसने पार्टी में जिस भी गतिविधि में हिस्सा लेना हो, वो आज इन्हें अपने नाम लिखवा देना। और हाँ, अपने नाम सोच समझ कर लिखवाना, क्योंकि एक बार लिखे नाम वापस नहीं होंगे। मिस्टर अवस्थी की बात सुनने के बाद शिव और माही राहत की सांस लेते हैं कि चलो शुक्र है मिस्टर अवस्थी ने कक्षा के सामने उनकी पोल नहीं खोली। मिस्टर अवस्थी सबको सूचित करने के बाद वहां से चले जाते हैं। बाकी बच्चे भी शिव और माही के पास आकर अपने नाम लिखवाने के लिए उतावले होने लगते हैं। पर माही का पहले से ही दिमाग खराब हो रखा होता है, तो वो सबसे कहती है, माही, मुझे माफ़ करना, पर मुझे अभी घर जाना है, क्योंकि मुझे आज ही पता चला है कि हमें इस पार्टी का आयोजन करना है। तो ऐसे में मैंने अभी घर पर इस बारे में बताया नहीं है, तो इसलिए आज मुझे जल्दी घर वापस जाना होगा।
आप सब शिव के पास अपने नाम लिखवा दीजिए। फिर शिव की तरफ तिरछी मुस्कान देते हुए, शिव, सबके नाम अच्छे से लिख लेना, मैं कल से तुम्हारी मदद कर दूंगी। इसके बाद माई वहां से चली जाती है। दिव्या ने किसी भी चीज में हिस्सा नहीं लेना होता है, तो वो भी माही के साथ ही चली जाती है और रास्ते में माही से कहती है, दिव्या, माई, तूने शिव को तंग करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया है ना? क्योंकि देर से जाने का तो तू अपने घर में फोन करके भी बता सकती थी। कब तक तुम दोनों ऐसे ही एक दूसरे से लड़ते रहोगे और एक दूसरे को तंग करते रहोगे? माही, जब तक सिर्फ खुद मुझसे उलझना बंद नहीं कर देता। मुझे कोई शौक नहीं है उससे लड़ते रहने का। हर बार वो खुद ही मुझसे उलझने पहुंच जाता है, तो ऐसे में मैं कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद दिव्या कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो समझ जाती है कि शिव और माही किसी की भी बात नहीं सुनने वाले। उधर माही के इस तरह सारा काम शिव के ऊपर डाल जाने की वजह से शिव चिढ़ जाता है, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। तो वो अलीसा और अर्नब को वहां से जाने के लिए कहता है। अलीसा और अर्नब उसके साथ रुकने के लिए कहते हैं, पर वो उन दोनों को वहां से जबरदस्ती भेज देता है और फिर सभी विद्यार्थियों के नाम लिखने लग जाता है। सब अपने अपने नाम लिखवाकर वहां से चले जाते हैं और सिर्फ वहीं बैठकर सोचने लगता है। सिर्फ ये माई हर बार मुझसे जीत जाती है। ऐसे में तो इसके इरादे और भी ज्यादा मजबूत होते जाएंगे। मैं हर बार ऐसा होने नहीं दे सकता। मुझे माई को सबक सिखाना ही पड़ेगा। पर कैसे? सिर्फ सोचने लगता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे माई को सबक सिखा सके। सोचते सोचते उसका ध्यान अपने हाथ में पकड़ी नामों की सूची पर चला जाता है। उस सूची को देखते ही उसे मिस्टर अवस्थी की बात याद आती है कि एक बार नाम लिखवाने के बाद नाम वापस नहीं लिया जा सकता। ये याद आते ही शिव के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान छा जाती है और वो उस सूची में माही का नाम लिखने के बाद खुद से कहता है, शिव, मिस माही, अब तुम क्या करोगी? कल तुम्हें जब ये तोहफा मिलेगा तो तुम्हारी शक्ल देखने लायक होगी। हा हा। और मुझे उस वक्त का इंतजार रहेगा। अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए शिव भी अपने घर के लिए निकल जाता है और अगले दिन का बेसब्री से इंतजार करने लग जाता है। घर जाने के बाद माही ने रात को खाने के समय अपने मामा मामी को पार्टी के प्रबंधन का काम दिए जाने के बारे में बता दिया था। माही, मामी, हमारी फ्रेशर्स पार्टी होने वाली है, तो मुझे उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। तो हो सकता है कि मुझे घर आने में देरी हो जाया करे, तो आप चिंता मत करना। कमला जी, अच्छा किया जो तूने मुझे बता दिया, वरना तो अगर तुझे घर आने में थोड़ी भी देर होती तो मुझे चिंता होने लगती है। और तू चिंता मत करना, अगर तुम्हें घर आने में ज़्यादा देर होती लगे तो अपने मामा जी को फ़ोन कर देना, वो तुझे ले आया करेंगे। फिर सचिन जी की ओर देखते हुए, तब आप अपना सारा काम एक तरफ रख देना, ठीक है ना? सचिन जी, अरे भाई, मेरी लाडो के लिए मैं तो खुशी खुशी अपने काम से किनारा कर सकता हूँ। कमला, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं माही को ले आया करूँगा। माही, अरे मामा जी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा देर हो रही है तो मैं खुद आपको फ़ोन कर दिया करूँगी। सचिन जी मुस्कुराते हुए, अच्छा ठीक है, जब भी ज़रूरत महसूस हो तो मुझे फ़ोन करने में झिझक मत करना। माही हाँ में सिर हिला देती है और फिर सब खाना खाने लगते हैं। उधर शिव के घर में भी सब खाना खा रहे होते हैं, तो शिव के पापा उससे पूछते हैं, राजीव जी, और भाई कैसा चल रहा है कॉलेज में सब? शिव खाने का निवाला लेते हुए, सब बढ़िया चल रहा है पापा, और अब तो मुझे हमारी फ्रेशर्स पार्टी का प्रबंधन करने का काम भी दिया गया है। फिर अपनी मम्मी की ओर देखते हुए, मम्मी, इस कारण मैं कुछ दिन देर से आऊँगा। राजीव जी खुश होते हुए, अरे वाह, मेरे बेटे ने तो कॉलेज जाते ही सबको अपना बना लिया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हो गया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, ऐसे ही तरक्की करते रहो। शिव खुद से बड़बड़ाते हुए, अब आपको क्या बताऊं पापा कि ये जिम्मेदारी मुझे क्यों मिली है? अगर मैंने आपको पूरी बात बता दी तो जो आप इस समय मेरी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, वहीं आप मुझ पर जूते चप्पलों की बरसात करेंगे और फिर मेरा सीना खुशी से नहीं बल्कि आपकी मार खाकर फूल जाएगा। ना बाबा ना, मैं मम्मी पापा को इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। सुमन जी, अरे बेटा क्या हुआ, कहाँ खो गए? शिव अपने ख्यालों से बाहर आते हुए, कुछ नहीं मम्मी, बस पार्टी के सिलसिले में ही कुछ सोच रहा था। सुमन जी,
वो सब बाद में सोचते रहना, पर फिलहाल खाने पर ध्यान दो। शिव हाँ में सिर हिलाता है और फिर सब चुपचाप खाना खाने लगते हैं। इसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन शिव जल्दी से तैयार होकर नाम वाली सूची में फिर से एक नज़र डालते हुए मुस्कुराकर कॉलेज चला जाता है। कॉलेज में जब शिव और माही का आमना सामना होता है तो माही कल शिव को फंसाने वाली बात के कारण उसे चिढ़ाने के लिए बड़ी सी मुस्कान दे देती है, जिसे देखकर शिव चिढ़ने के बजाय अपने मन ही मन कहता है, शिव जितना खुश होना है हो जाओ बेटा जी, क्योंकि आज तुम्हें जो तोहफा मिलेगा उसके बाद तो तुम्हारी सारी बत्तीसी अंदर चली जाएगी। तुम जिस स्कूल की छात्रा हो ना, हम वहाँ के हेडमास्टर हैं। तुम्हें क्या लगा कि एक दो बार मुझसे जीतने के बाद मैं कुछ नहीं करूँगा क्या? मैंने तो सारी पराजयों का बदला तुमसे एक बार में ही ले लिया। ये सब सोचते हुए शिव के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। माही देख तो लेती है, पर उसका कारण समझ नहीं पाती और मन में सोचने लगती है, माही लगता है कल सारा काम अकेले संभालने के कारण इसके दिमाग में असर हो गया है, जो अपनी हार पर भी मुस्कुरा रहा है। दोनों अपनी अपनी सोच में ही मगन होते हैं। कुछ समय बाद उनके लेक्चर शुरू हो जाते हैं और सब पढ़ाई में लग जाते हैं। पढ़ाई के बीच में ही उनके एक प्रोफेसर शिव और माही से वो सूची मांगते हैं जो कल शिव ने तैयार की थी। शिव उन्हें वो सूची पकड़ा देता है तो प्रोफेसर एक एक करके सबके नाम और उनकी गतिविधि के बारे में बोलने लग जाते हैं। और आखिर में जब वो माही का नाम गायकी के लिए बोलते हैं तो माही हैरान परेशान सी मुंह फाड़े प्रोफेसर की तरफ देखने लगती है। माही की ऐसी शक्ल देखकर शिव का जोर जोर से हंसने का मन करता है, पर वो किसी तरह अपनी हंसी रोककर बैठा रहता है। शिव को खुश देखकर अलीसा समझ जाती है कि यह सब शिव ने ही किया है, तो वो धीरे से शिव की बलाइयाँ लेती है और उससे कहती है, अलीसा वाह मेरे शेर, तुमने तो एक बार में ही उस लड़की को चारों खाने चित कर दिया। जरा उसकी शक्ल तो देखो, कैसे तोते उड़ गए हैं। अलीसा की बात सुनकर शिव मुस्कुरा देता है और माही की आगे की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगता है। माही अपनी जगह से खड़ी होती है और प्रोफेसर से कहती है, माही सर, मुझे अपना नाम वापस लेना है। प्रोफेसर, ये आप क्या कह रही हैं? शायद आपने कल प्रिंसिपल सर की बात ध्यान से सुनी नहीं कि एक बार लिखा नाम वापस नहीं लिया जाएगा। माही उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए, पर सर, यह नाम मैंने नहीं लिखवाया। मुझे नहीं पता कि मेरा नाम इस सूची में कैसे आया, पर यह सब मैंने नहीं किया। प्रोफेसर उसे घूरते हुए, ये क्या कह रही हैं आप? अगर आपने नाम नहीं लिखवाया तो इस सूची में आपका नाम कैसे आ गया? देखिए मिस माही, आपका नाम जैसे भी आया हो इसमें, पर अब वो वापस नहीं हो सकता। फिर शिव को वो सूची देते हुए, शिव अभी तुम इस सूची को अपने पास ही रखो, ताकि अगर किसी और ने भी अपना नाम लिखवाना हो तो वो लिखवा सके। शिव उनसे वो सूची लेता है और फिर वो प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही माही गुस्से में शिव के पास जाती है और उससे कहती है, माही ये सब तुमने किया है ना? शिव अपने बालों में हाथ फेरते हुए, कोई शक? अब अगर तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम सिर्फ मुझे सौंप कर जाओगी तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हें इसका कुछ इनाम दूं। तो बस यह छोटा सा तोहफा इस नाचीज की ओर से। वैसे अगर तुम्हें गाना नहीं आता तो अभी से किसी अच्छे म्यूजिक के अध्यापक से सीखने लग जाओ, ताकि पार्टी तक कुछ तो गा ही दो। चलो अब हटो यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो। माही अपने पैर पटकती हुई अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है और मन ही मन बड़बड़ाने लगती है, माही ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया शिव के बच्चे। मैं भी अब इसका बदला लूंगी, पर कैसे? फिर कुछ सोचने के बाद, हाँ, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो डिब्बे को ही उल्टा कर देना चाहिए, और मैं ऐसा ही करूंगी। अगर लड़ाई करती रही तो मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा, तो अब यह जंग प्यार से ही जीती जाएगी। इसी सोच के साथ माही अपने दिमाग को शांत करती है और सही समय का इंतजार करने लगती है। जब कॉलेज की छुट्टी हो जाती है तो माही जल्दी से शिव के पास आती है और बड़े प्यार से उससे कहती है, माही शिव, आज मैं घर पर बताकर आई हूँ कि मैं घर देर से आऊंगी, तो अगर तुम चाहो तो घर जा सकते हो। शिव हैरानी से, ये सूरज आज पश्चिम से कैसे निकल गया? तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लगी? माही, वो कल मेरी वजह से तुम्हें अकेले सब करना पड़ा ना, तो बस इसलिए मैंने सोचा कि आज सब काम मैं कर देती हूँ।
प्रिंसिपल सर ने ये काम हम दोनों को सौंपा है, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हारी मदद करूं। तो इसलिए तुम बिना किसी चिंता के घर जाओ। सिर्फ ऐसा है तो ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। सिर्फ वहां से जाने लगता है तो माही जल्दी से उससे कहती है, माही, सिर्फ जाने से पहले मुझे वो नामों वाली सूची दे जाओ, ताकि अगर किसी ने नाम लिखवाना हो तो मैं उस पर लिख सकूं। सिर्फ उसको घूरते हुए, ओह, तो अब समझा कि तुम्हारे मुख से आज ये शहद क्यों टपक रहा है। मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी तरह तुम भी मेरा नाम उस सूची में शामिल कर दोगी? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तुम्हें वो सूची नहीं देने वाला, तो तुम्हें यह चाशनी घोलने की जरूरत नहीं है। मैं भी यहाँ का काम निमटने के बाद ही यहाँ से जा सकता हूँ। माही को अपने प्लान पर पानी फिर जाने का बहुत दुख हुआ, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। तो वो चुप हो गई और फिर वो दोनों पार्टी से संबंधित तैयारियों को देखने लग गए और जो भी काम था उसे निपटाकर अपने अपने घर चले गए। ऐसे ही शिव और माही की नोक-झोंक के बीच पार्टी की तैयारियां चलती रहीं। दोनों हर छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से लड़ने लग जाते और अर्नब, अलीसा और दिव्या बीच में आकर उन दोनों को शांत करवाते। एक तरफ जहां अर्नब और दिव्या उन दोनों की लड़ाई से तंग आ चुके थे, वहीं दूसरी ओर अलीसा शिव और माही के साथ होने से चिढ़ रही थी। अलीसा को माही का शिव के आसपास होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, फिर चाहे वो दोनों लड़ते ही क्यों ना हो। बस प्रिंसिपल सर की आज्ञा की अवहेलना वो नहीं कर सकती थी, इसलिए वो फ्रेशर्स पार्टी तक चुप थी। फ्रेशर्स पार्टी से एक दिन पहले शिव और माही सारी सजावट वगैरह का काम देख रहे थे। आज कॉलेज में सिर्फ वही विद्यार्थी थे जिन्हें पार्टी के प्रबंधन का काम सौंपा गया था। सजावट का काम देखते हुए माही कुछ समय के लिए दूसरे काम देखने गई। इतने में ही शिव ने माही को फिर से तंग करने के लिए जल्दी से उसकी तरफ वाली सजावट को खराब कर दिया। जब माही वापस आई और उसने यह सब देखा, तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वो गुस्से में तिलमिलाती हुई शिव के पास आई और उससे बोली, माही, ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरी तरफ वाली सजावट खराब क्यों की? शिव, बस ऐसे ही मेरा मन किया तुम्हें तंग करने का तो कर दी। अब तुम मुझसे झगड़ने की जगह जल्दी से सारी सजावट फिर से ठीक कर दो, इससे पहले कि कोई प्रोफेसर आ जाए और तुम्हें डांट पड़ जाए। माही, मैं इसे ठीक क्यों करूं? जिसने ये रायता फैलाया है वही इसे साफ भी करे। और रही बात डांट की, तो मुझे डांट क्यों पड़ेगी? मैं प्रोफेसर को बता दूंगी कि यह सब तुमने किया है। सिर्फ हंसते हुए, कितनी नादान हो तुम। जब प्रोफेसर तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारे पास क्या सबूत है यह सब शिव ने किया है, तो तुम क्या बोलोगी? फिर प्रोफेसर को यही लगेगा ना कि तुम काम से बचने के लिए अपने हिस्से का काम भी मेरे माथे पर डाल रहे हो। माही शिव की कई बातों के बारे में सोचती है, तो उसे शिव की बातें सही लगती हैं, इसलिए वो चुपचाप अपनी जगह पर जाकर सजावट को ठीक करने लग जाती है। शिव अपनी इस जीत पर मुस्कुरा देता है। एक तरफ जहाँ शिव अपने मन में इस जीत का जश्न मनाने लगता है, वहीं माही भी अपने मन में एक इरादा करती है। शिव अपने मन में, लगता है आजकल मेरे ग्रह नक्षत्र सब बढ़िया चल रहे हैं, जो हर बार मैं माही से जीत रहा हूँ। वैसे कुछ भी कहो, माही को हारते हुए देखने में जो सुकून है वो दुनिया की दूसरी किसी चीज में नहीं है। माही अपने मन में, ये सिर्फ आजकल कुछ ज्यादा ही चालाक होता जा रहा है। जब देखो तब मुझसे जीत जाता है, पर इस बार मैं भी चुप नहीं बैठूंगी और उसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। इस तरह दोनों अपने मन में सोचते हुए अपने अपने कामों में लग जाते हैं। शिव का काम जल्दी पूरा हो जाता है, तो वो माही को चिढ़ाते हुए ये कहता हुआ वहां से चला जाता है, शिव, क्या यार, अभी तक तुमसे छोटा सा काम ही नहीं हुआ। पार्टी कल ही है, अगले साल नहीं। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और इस कछुए जैसी चाल को बढ़ाओ। माही शिव की बातों का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने काम में लगी रहती है। शिव के जाने के बाद उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान छा जाती है और वो धीरे से बड़बड़ाने लगती है, माही, अभी कुछ देर में पता चल जाएगा बच्चू कि कौन कछुआ बनता है। इतना कहते हुए माही जल्दी से शिव की तरफ जाती है और उसकी तरफ की सजावट खराब करके मुस्कुराते हुए फिर से अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद वहां उनके एक प्रोफेसर आते हैं, तो माही की तरफ की सजावट को पूरा हुआ देखकर उसे शाबाशी देते हुए कहते हैं, प्रोफेसर, वाह माही, तुमने तो यह सजावट बहुत ही अच्छी की है। माही मुस्कुराते हुए, धन्यवाद सर,
प्रोफेसर, चलो अब सिप की तरफ की सजावट भी देख ली जाए। जैसे ही प्रोफेसर सिप की सजावट वाली तरफ घूमते हैं तो वहां आधी अधूरी सजावट को देखकर गुस्सा हो जाते हैं और चारों तरफ नजरें घुमाकर सिप को ढूंढने लगते हैं, पर सिप को वहां ना पाकर वो माही से इस बारे में पूछते हैं। प्रोफेसर, सिप कहाँ है? माही मासूम बनते हुए, पता नहीं सर, मैं तो अपने काम में लगी हुई थी, वो कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला। माही की बात सुनकर प्रोफेसर अपना मोबाइल निकालते हैं और सिप को फोन करने लगते हैं और जल्दी से जल्दी उसे उनके पास पहुंचने के लिए कहते हैं। जिन्होंने भी पार्टी के प्रबंधन का काम संभाला था, प्रोफेसर ने उन सबके मोबाइल नंबर ले लिए थे ताकि जरूरत पड़ने पर वो उनसे बात कर सकें। उधर माही सिप की जो हालत होने वाली थी इस बारे में सोच सोचकर मन ही मन हंस रही थी। कुछ देर बाद सिप वहां पहुंचता है। वो अपनी तरफ की सजावट पर ध्यान नहीं देता और प्रोफेसर से पूछता है, सिप, क्या हुआ सर? आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? प्रोफेसर, कहाँ थे तुम? सिप, वो सर, यहाँ मेरा काम पूरा हो गया था तो मैं दूसरे काम देखने गया था। प्रोफेसर उसे पीछे देखने का इशारा करते हैं। इसे काम पूरा होना कहते हैं? सिप आदि सजावट को देखकर हैरान होते हुए, ये सब कैसे हुआ? मेरा यकीन मानिए सर, मैंने सारा काम अच्छे से पूरा कर दिया था। फिर मन मन मुस्कुरा रही माही की ओर देखते हुए, ये सब इस माही ने ही किया होगा सर। आप तो जानते ही हैं सर कि मुझे यह परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। माही अभिनय करते हुए, देख रहे हैं सर, सिर्फ कैसे मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? फिर सिप की ओर देखते हुए, और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब मैंने ही किया है? काम तुमने खुद पूरा नहीं किया और ना मुझ पर लगा रहे हो। फिर प्रोफेसर की ओर देखते हुए, सर, ऐसा हो जाता है कभी कभी कि हमारा कोई काम करने का मन नहीं करता, और शिव के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। पर आप चिंता मत कीजिए, इसके हिस्से का काम भी मैं ही कर दूंगी। प्रोफेसर माही को चुप करवाते हुए, तुम इसके हिस्से का काम क्यों करोगी? जिसने जो काम अपने जिम्मे लिया है उसे पूरा भी वही करेगा। फिर शिव को डांटते हुए, और शिव, तुम जल्द से जल्द अपना काम पूरा करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिव समझ जाता है कि वो चाह कर भी प्रोफेसर को अपनी बातों पर विश्वास नहीं दिला सकता, इसीलिए वो चुपचाप हाँ में सिर हिला देता है। इसके बाद प्रोफेसर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सिर्फ गुस्से से माही को घूरते हुए उससे पूछता है, सिर्फ ये सब क्यों किया तुमने? माही अपनी आंख मटकाते हुए, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जैसे को तैसा। तो बस मैंने वही समझाया है तुम्हें। मैं शांति से अपना काम कर रही थी, पर तुमसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो अब भुगतो। मेरा काम तो पूरा हो गया, तो मैं तो चली। और हाँ, अब अगर तुम सोच रहे हो कि तुम फिर से मेरा काम बिगाड़ दोगे, तो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि सर ने देख लिया है कि मेरा काम पूरा हो चुका है, और अगर ऐसे में तुम इसे बिगाड़ने जाओगे तो नुकसान तुम्हारा ही है। फिर उसी के अंदाज में, चलो अब जल्दी से अपना काम पूरा करो, क्योंकि ये काम आज ही पूरा करना है। पार्टी कल ही है, ना कि अगले साल। इससे पहले कि शिव उससे कुछ कहता, माही उसे जीभ दिखाकर वहां से भाग जाती है। उसके जाने के बाद शिव गुस्से में खुद से बड़बड़ाता है, शिव, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया माही। हमारी नोकझोंक के बीच प्रोफेसर को भी ले आई। माना कि मैंने तुम्हें तंग करने के लिए तुम्हारी तरफ की सजावट खराब कर दी थी, पर मैंने बीच में प्रोफेसर को लाने की नहीं सोची थी। पर तुमने सर के सामने मुझे नीचा दिखाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। फिर अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नीचा दिखाकर बच जाओगी? पर एक बार इस नतीजे के बारे में तो सोच लेती। शायद तुम जल्दी में एक बहुत जरूरी चीज भूल गई, पर अब जब तुम उसे भूल ही गई हो तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना, कि मैं उस चीज को अच्छे से हिफाजत करूं और कल सबके बीच तुम्हें एक तोहफा दूं। तो मिस माही, तैयार हो जाओ अपने तोहफे के लिए, जो कि तुम्हें कल मिलेगा, और वो भी सबके सामने। इसके बाद सिर्फ हंसने लगता है और फिर जल्दी से अपना काम खत्म करके वो भी अपने घर चला जाता है। अगले दिन आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिसका सभी नए आए विद्यार्थियों को बेसब्री से इंतजार था, यानी कि उनकी फ्रेशर्स पार्टी का दिन। सभी विद्यार्थी पूरे उत्साह के साथ बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनकर कॉलेज पहुंच चुके थे। पूरे कॉलेज में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा था। शिव और माही भी एक बार तो सुबह सुबह ही कॉलेज आए थे,
ताकि सब काम देख सकें। जब उन्हें लगा कि सब सही है तो वो भी तैयार होने के लिए घर चले गए और कुछ समय बाद तैयार होकर वापस कॉलेज पहुंचे। शिव ने अर्नब और अलीसा को कॉलेज में ही मिलने का बोला था, पर वो दोनों भी उसके साथ ही आए थे। शिव और अर्नब ने 3 पीस सूट पहना था और अलीसा ने लाल रंग की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। कुछ समय बाद माही और दिव्या भी कॉलेज पहुंच गईं। उन दोनों ने ही गाउन पहन रखा था। जहां माही ने हल्के नीले रंग का गाउन पहन रखा था, वहीं दिव्या ने पिस्ता रंग का गाउन पहन रखा था। दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर बाद पार्टी शुरू हो गई और सब बारी बारी से स्टेज पर आकर अपनी अपनी परफॉर्मेंस देने लगे। सब लोग बहुत मजे कर रहे थे, पर शिव को तो उस पल का इंतजार था जब माही के गाने की बारी आती। वो देखना चाहता था कि आखिर माही इस स्थिति में क्या करती है। वो गाना गाएगी या फिर सबके सामने मजाक का पात्र बनेगी। थोड़ी ही देर में शिव का इंतजार खत्म होता है और माही की बारी आ जाती है। माही शिव को घूरते हुए स्टेज पर चली जाती है और वहां जाकर रविंद्र रावल जी का लिखा गाना गाने लगती है। माही ने इतनी मधुर आवाज में यह गाना गाया कि सब उसकी मधुर आवाज में खो गए। गाना खत्म होने के बाद भी सबके कानों में गाने के बोल गूंज रहे थे। कुछ समय बाद सबको एहसास हुआ कि गाना खत्म हो गया है, तो कॉलेज का पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शिव को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि माही इतना अच्छा गा सकती है। उसने तो माही का नाम सिर्फ उसे परेशान करने के लिए लिखा था, पर यहाँ तो हर कोई माही की तारीफ कर रहा था। शिव भी माही की तारीफ करना चाहता था, पर अपने अहम के कारण वह चुप रहा। जब माही ने उसकी तरफ देखा तो उसने अपना मुंह फेर लिया और मन ही मन बोलते हुए मुस्कुराने लगा। शिव, तुमने इस चुनौती को तो पार कर लिया मिस माही, पर जो तोहफा तुम्हें कुछ देर बाद मिलने वाला है, मैं देखता हूँ कि तुम उसे कैसे पार करोगी, क्योंकि उस बारे में तो तुम्हें पहले से कोई अंदाजा ही नहीं है। माही अपने मन में, ये सिर्फ इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? कहीं इसने फिर से मेरे लिए कोई और मुसीबत तो नहीं खड़ी कर रखी? हे भगवान, अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है? जब तक ये नहीं बताएगा मुझे पता भी कैसे चलेगा। बस अब ये मेरे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी ना करे, वरना इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। अपने अपने मन में चल रहे विचारों के साथ दोनों पार्टी का आनंद लेते रहते हैं। कुछ ही देर में वो समय भी आ जाता है जब माही को उसका तोहफा मिलता है। स्टेज से होस्ट अनाउंस करता है, होस्ट, अब अगली बारी है मिस माही की। आप सबने उनकी मीठी आवाज में गाना तो सुन लिया, अब वो आ रही हैं अपना नया हुनर, यानी कि अपना नाच दिखाने। तो मिस माही आइए, स्टेज आपका इंतजार कर रही है। यह सुनते ही माही को एक बड़ा झटका लगता है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ फिर से उसके साथ ऐसा करेगा, पर फिलहाल वो कुछ नहीं बोल सकती थी। वो गुस्से से शिव की तरफ देखती है तो पाती है कि शिव उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। इस समय माही को शिव पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो शिव से अपनी नजरें फेर लेती है और चुपचाप उठकर स्टेज की तरफ चली जाती है। स्टेज पर होस्ट धीरे से माही से कहता है, होस्ट, माही, इस सूची में सिर्फ इतना ही लिखा है कि तुम डांस करोगी, पर कौन से गाने पर यह नहीं लिखा। तो तुम जल्दी से बता दो कि तुम कौन से गाने पर नाचने वाली हो, ताकि मैं वो गाना लगवा सकूं। कुछ सोचने के बाद माई उसे एक गाने का नाम बता देती है और खुद जाकर स्टेज पर अपनी जगह संभालती है। कुछ ही पलों में माही द्वारा बताया गाना चालू हो जाता है और माही उस गाने के बोल पर नाचने लगती है। माही इस गाने पर इतना अच्छा नाचती है कि पूरे हॉल में सीटियों और तालियों की आवाज गूंजने लगती है। जितना अच्छा माही ने पहले गाना गाया था, उतना ही अच्छा अब उसने डांस किया था। हर चीज में एकदम सटीक होने के कारण सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ से हैरान परेशान खुद से ही बड़बड़ाने में लगा हुआ था। सिर्फ, ये लड़की चीज क्या है? ये हर काम में ही सटीक है। पहले मैंने इसका नाम गाने में लिखवाया, ये सोचकर कि इससे ना हो पाएगा, पर इसने क्या गाया है। हर कोई इसकी आवाज़ का कायल हो गया, और अब डांस में भी इतनी मुश्किल गाने पर इतना बढ़िया नाची है कि क्या ही कहने। सच में बहुत कमाल की लड़की है ये तो। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इससे जीत पाऊंगा। उधर शिव को ख्यालों में खोए हुए देखकर अलीसा उससे कहती है, अलीसा, अब तुम क्या सोच रहे हो? ये सब तुमने ही किया था ना, अब क्या जरूरत है उसका नाम इस सूची में शामिल करने की?
उसको नीचा दिखाने की जगह तुमने उसे सबका चहेता बना दिया। अर्नब, बस करो तुम अलीसा। एक तो ये सिप की ओर इशारा करते हुए, पहले ही इतना घटिया काम कर चुका है कि इसको इसकी गलती के लिए डांटने की जगह तुम इसे इस बात के लिए सुना रही हो कि इसने माई को सबकी नज़रों में महान बना दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि सिर्फ तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। अपने अहम को ऊंचा रखने के लिए तुमने माई के साथ ऐसा किया। अलीसा उसे डांटते हुए, अर्नब, तुम सिप के दोस्त हो या उस माही के? अर्नब, मैं दोस्त भले सिप का ही हूँ, पर साथ में सही का ही दूंगा। और इस समय माही सही है और सिप ने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। सिप गुस्से में, अच्छा, और जो उसने कल मेरे साथ किया उसका क्या? कल जो उसने मुझे प्रोफेसर से डांट खिलाई, क्या वो सही था? अर्नब, तुझसे तो कुछ कहना ही बेकार है। जो करना है करते रहो। इसके बाद सब चुप हो जाते हैं। उन तीनों के साथ साथ माही और दिव्या का भी अब पार्टी का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। भले ही माही ने अपनी दोनों गतिविधियों को बखूबी निभाया था, पर उसे सिप का अपनी भड़ास निकालने का यह तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। दिव्या ने माही को अपनी सबसे अच्छी दोस्त मान लिया था, तो माही को उदास देखकर वो भी उदास हो गई थी। वो पांचों बस कहने को ही पार्टी में रह गए थे, पर उनमें से किसी का भी ध्यान अब पार्टी में नहीं था। खैर, पार्टी पूरे कॉलेज के नए विद्यार्थियों के लिए रखी गई थी। अब ऐसे में उन पांचों का मूड कैसा है, इस बात से उन पांचों के अलावा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो पार्टी पहले के जैसे ही चल रही थी। जब पार्टी अपने अंतिम चरण पर पहुंच गई तो हर विद्यार्थी के सीनियर्स ने अपने से जूनियर विद्यार्थियों के नाम एक एक पर्ची पर लिखे और अपने अपने विभाग के लिए अलग अलग कटोरियां लेकर एक कटोरी में लड़कों के नाम और दूसरी में लड़कियों के नाम की पर्चियां डाल दी। और होस्ट ने सबके सामने अनाउंसमेंट कर दी, होस्ट, दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि पार्टी बहुत अच्छी जा रही है और इसे और भी अच्छा बनाने के लिए हमने कुछ सोचा है। हमने आप सबके नाम लिखकर इन कटोरियों में डाल दिए हैं। अब सारे जूनियर्स अपने अपने विभाग के सीनियर्स के पास जाइए। आपके सीनियर्स दो दो पर्चियां उठाएंगे। जिसका नाम जिसके साथ आया उन्हें उसके साथ पेपर डांस करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ज़रूरी तो नहीं हर विभाग में लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर ही हो, तो हमने इसका भी समाधान ढूंढ लिया है। आप सबके विभाग से एक एक की जोड़ी निकालने के बाद बाकी बची पर्चियों को दूसरे विभाग की पर्चियों से मिला दिया जाएगा। और अगर उसके बाद भी पर्चियां बच गईं तो भाई फिर तो अगर लड़कियों की पर्चियां ज़्यादा हुई तो उन्हें लड़कियों के साथ ही इस खेल को खेलना होगा, और अगर लड़कों की संख्या ज़्यादा हुई तो उन्हें लड़कों के साथ ये खेल खेलना होगा। और हाँ, सबको इसमें भाग लेना है, तो चलिए जल्दी कीजिए। जो विद्यार्थी इस खेल में भाग नहीं लेना चाहते थे उन्हें भी मजबूरी में इसमें भाग लेना पड़ा। सब जूनियर अपने अपने विभाग के सीनियर्स के पास गए और फिर हर विभाग के सीनियर्स एक लड़के और एक लड़की के नाम की एक एक पर्ची उठाने लगे और उसमें आए नाम के अनुसार जोड़ियों को एक साथ खड़ा करने लगे। अपनी बारी के इंतजार में खड़ी अलीसा भगवान से प्रार्थना कर रही थी, अलीसा, हे भगवान, मेरा नाम सिप के साथ आ जाए। आप तो जानते ही हैं कि जब से मैंने प्यार का मतलब जाना है मैंने सिप से ही प्यार किया है, और उसके अलावा मैं किसी के आसपास भी रहना पसंद नहीं करती। और माही इस बात से परेशान थी कि पता नहीं उसका नाम किसके साथ आएगा। वहीं दूसरी तरफ अर्नब दुआएं मांग रहा था कि उसका नाम दिव्या के साथ आ जाए, क्योंकि शिव और माही के झगड़े सुलझाते सुलझाते अर्नब के दिल के तार दिव्या से जुड़ गए थे, और इसीलिए वो खेल के बहाने ही सही पर दिव्या के करीब आना चाहता था ताकि वो उसके मन की बात भी जान सके। वरना तो शिव और माही के चक्कर में वो दिव्या से बात ही नहीं कर पाता था। थोड़ी ही देर में अर्नब की मनोकामना पूरी भी हो गई जब सीनियर्स के द्वारा अर्नब के साथ जोड़ी के लिए दिव्या का नाम लिया गया। दिव्या का नाम खुद के साथ आते ही उसके मन के मयूर विहार करने लगे और वो मुस्कुराता हुआ जल्दी से दिव्या के साथ जाकर खड़ा हो गया। धीरे धीरे सबके नाम की पर्चियां निकलती गईं और जोड़ियां बनती चली गईं। आखिरकार शिव के नाम की पर्ची भी निकल ही गई। अलीसा को पूरा विश्वास था कि शिव के साथ उसका ही नाम आया है, इसलिए वो शिव के पास आकर खड़ी होने के लिए कदम बढ़ाने लगी। पर इससे पहले कि अलीसा अपना पहला कदम बढ़ा पाती, सीनियर्स ने
शिव के साथ माही के नाम की अनाउंसमेंट कर दी। शिव के साथ माही का नाम सुनकर अलीसा के अंदर माही के लिए गुस्से की ज्वाला भड़क उठी और वो मन महसूस कर अपनी जगह पर खड़ी हो गई। शिव और माही भी एक दूसरे के साथ अपना नाम सुनकर आंखें फाड़े एक दूसरे को देखने लगे और वहीं दूसरी ओर अर्नब और दिव्या ने भी अपना माथा पीट लिया। होस्ट द्वारा सारे नियम पहले ही घोषित कर दिए गए थे, तो शिव और माही ने भी चुपचाप जाकर अपनी जगह संभाल ली थी। जब अलीसा के नाम की पर्ची उठाई गई तो उसका नाम किसी राघव के साथ आया। जब अलीसा ने राघव की तरफ देखा तो वो उसे किसी जोकर से कम ना लगा। उसकी आंखों पर लगे मोटे मोटे चश्मे और उसके कपड़े उसे बिल्कुल जोकर ही दिखा रहे थे। जहाँ एक तरफ अलीसा ने राघव को देखकर अपना चेहरा घुमा लिया, तो वहीं राघव खुद को अलीसा जैसी खूबसूरत लड़की के साथ यह खेल खेलने के बारे में सोचकर खुश हो गया। जब अलीसा और राघव ने अपनी जगह संभाली तो अलीसा ने गुस्से से राघव को देखते हुए उससे कहा, अलीसा, ओए चश्मे बदूर, तुम सीनियर्स को जाकर बोल दो कि तुम इस खेल में हिस्सा नहीं लोगे। मैं तुम जैसे लंगूर के साथ इस खेल में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं ले सकती। राघव अपना चश्मा संभालते हुए, आपने सुना नहीं कि होस्ट ने क्या कहा था? इस खेल का नियम है कि इसमें हर किसी को हिस्सा लेना पड़ेगा, तो इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपको मेरे साथ इस खेल में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। अलीसा अपने मन में, कुछ ज़्यादा ही लड्डू फूट रहे हैं ना इस चश्मे बदूर के दिल में। कोई बात नहीं, एक बार खेल शुरू होने दो, फिर बताती हूँ तुझे। सभी की जोड़ियां बनने के बाद खेल को शुरू कर दिया गया। सबको एक एक बड़ा सा कागज का टुकड़ा दिया गया जिस पर सभी जोड़ियों को नाचना था, और जो भी वो सीमा से बाहर जाता वो इस खेल से भी बाहर हो जाता। सबने इस खेल को शुरू कर दिया। माही शिव के साथ खेलना नहीं चाहती थी, तो वो शिव को अपना हाथ पकड़ा ही नहीं रही थी। शिव ने खुद ही माही का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ नाचने लगा। अलीसा ने राघव को पीछा छुड़ाने के लिए डांस के स्टेप करते समय राघव के पाँव में अपना पाँव अटका दिया। राघव खुद को संभाल नहीं पाया और पेपर से बाहर जाकर गिरा, जिस वजह से वो दोनों खेल से बाहर हो गए। अलीसा वहां से जाकर एक तरफ खड़ी हो गई। राघव उसके पीछे पीछे आया और उससे बोला, राघव, अलीसा जी, आपने मुझे जानबूझकर नीचे क्यों गिराया? अलीसा झूठ बोलते हुए, ओह हेलो, खुद को संभाल तुमने नहीं सके और नाम मुझ पर लगा रहे हो। खुद ठीक से नाचते तो क्यों गिरते तुम? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कपल डांस कैसे होता है? पहले जाकर सीख कर आओ, फिर मुझसे बात करना, और अब मेरा दिमाग मत खाओ। जाओ यहाँ से। अलीसा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राघव मायूस सा होकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद अलीसा अपने मन में सोचती है, अलीसा, शुक्र है इस घोंचू से पीछा छूटा। कहाँ तो मैं अपने हीरो शिव के साथ नाचने के सपने देख रही थी और कहाँ मेरे हिस्से यह घोंचू आ गया। चलो इसको तो इसकी जगह दिखा दी। अब बस शिव भी माही को उसकी जगह दिखा दे और जल्दी से माही को इस खेल से बाहर करे। इसके बाद अलीसा ख्यालों में खो गई और खुद को शिव के साथ डांस करते हुए सोचने लगी कि कैसे बार बार पेपर मोड़ने के बाद वो उसके और भी करीब होती जा रही है और दोनों एक दूसरे में खोए हुए डांस कर रहे हैं और वो इस खेल को जीत गए हैं। सब उन्हें बेहतरीन जोड़ी कहकर संबोधित कर रहे हैं। शिव भी इसके बाद अलीसा से सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर रहा है और वो शर्माते हुए उसे हाँ बोल रही है। यह सब सोचकर ही उसके शरीर में गुदगुदी सी होने लगी। वो अपने ख्यालों से बाहर तब आई जब होस्ट ने भी सभी जोड़ियों को पेपर का कुछ हिस्सा मोड़ने के लिए कहा। जैसे ही अलीसा अपने सपने से बाहर आई तो मुस्कुराते हुए अपने सिर पर चपत लगाते हुए बोली, अलीसा, क्या अलीसा, तुम भी ना? शिव ने पता नहीं कैसा जादू किया है तुम पर कि उसके सिवा तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आता। चलो अब सपनों की दुनिया से बाहर आओ और सिर्फ हकीकत में देखकर पता लगाओ कि वो माही को कैसे सबक सिखाता है। अलीसा शिव और माही की तरफ देखने लगती है, इस उम्मीद के साथ कि शिव माही को सबक सिखाएगा, पर उसे कुछ और ही देखने को मिलता है। माही बार बार इस खेल से बाहर होने की कोशिश कर रही थी, पर शिव की पकड़ माही के हाथों पर इतनी मजबूत थी कि वो माही को इस खेल से बाहर होने नहीं दे रहा था। एक तरफ जहाँ माही शिव की इस हरकत के कारण उसे गुस्से से घूर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर शिव माही को देखकर मुस्कुरा रहा था। ये सब देखकर एलिसा को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में खुद से बोली,
अलीसा, ये सिर्फ माही से इतना क्यों चिपक रहा है? कहाँ तो ये हर समय उससे लड़ता रहता था, और कहाँ आज इसे देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे इसके लिए माही से जरूरी और कोई हो ही ना। फिर खुद को शांत करते हुए, नहीं अलीसा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम तो जानती ही हो कि शिव को हारना पसंद नहीं है, तो वो बस इसलिए माही के साथ इस खेल में अब तक बना हुआ है, वरना वो तो उसके पास रहना भी पसंद ना करे। फिर खुद ही खुद को तसल्ली देते हुए, हाँ ऐसा ही है, पर मुझसे ये सब और नहीं देखा जाएगा, इसीलिए मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर है, वरना पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगी। ये सोचकर अलीसा वहां से अपने घर के लिए निकल जाती है, और जाने से पहले शिव और अर्नब के मोबाइल पर मैसेज छोड़ देती है। पर शिव और अर्नब अपनी दुनिया में इतने मस्त थे कि उन्हें किसी चीज़ की कोई खबर नहीं थी। एक तरफ जहाँ अर्नब को दिव्या के साथ रहने का मौका मिला था, तो वहीं दूसरी ओर शिव को भी आज माही का साथ अच्छा लग रहा था, और वो उसी में खोया हुआ था। धीरे धीरे खेल आगे बढ़ता गया, और कुछ कुछ समय बाद पोस्ट द्वारा पेपर को मोड़ने की अनाउंसमेंट होती रही। जब शिव और माही के बीच थोड़ी सी दूरी रह गई, तो एक बार फिर माही शिव से हाथ छुड़ाकर जाने को हुई, पर शिव ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। तो वो गुस्से में धीरे से उससे बोली, माही, आखिर दिक्कत क्या है तुम्हारी? तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे साथ इस खेल का हिस्सा नहीं बने रहना चाहती, इसलिए मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो यहाँ से। सिर्फ झूठ बोलते हुए, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें रोकने का, पर अब जब मेरी जोड़ी इस खेल में तुम्हारे साथ बन ही गई है, तो मैं कर भी क्या सकता हूँ? मुझे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसीलिए तुम्हें मैं जानबूझकर इस खेल से बाहर नहीं होने दूंगा। माही अपने मन में, यह मुझे ऐसे इस खेल से बाहर नहीं होने देगा, पर मैं और ज़्यादा इसके साथ इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकती, क्योंकि इस खेल के अंतिम चरण में तो यह पेपर बिल्कुल ही एक आदमी के जितना रह जाएगा, और ऐसे में मुझे इसके और भी ज़्यादा करीब आना होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे कैसे भी करके इस खेल से बाहर होना ही पड़ेगा। शिव अपने मन में, जानता हूँ कि तुम्हें मेरा साथ अच्छा नहीं लग रहा, और सच बताऊँ तो मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं कहाँ तुम्हारे साथ फंस गया, और इसीलिए मैंने सोच लिया था कि इस खेल से जल्दी ही बाहर हो जाऊंगा। पर जब तुम्हारे साथ इस खेल को खेलना शुरू किया, तो मुझे तुम्हारा साथ इतना अच्छा लगा कि तुम्हें दूर जाने देने का मन ही नहीं किया। बस ऐसा मन कर रहा है कि हम पूरी जिंदगी यूं ही एक दूसरे के साथ ऐसे ही बिता दें, फिर खुद से ही। ये मुझे क्या हो गया है? कहाँ तो मैं हर समय माही से लड़ता रहता था, और अब मैं इसे ऐसे प्यार से निहार रहा हूँ। यह सब हो क्या रहा है? खुद ही जवाब देते हुए, जो कुछ भी हो, बस मुझे इतना पता है कि मुझे माही का साथ अच्छा लग रहा है, और मुझे माही के साथ और समय बिताना है, और अब माही और खेल दोनों पर ध्यान देना है। शिव अपने ख्यालों से बाहर आता है, और फिर से माही को निहारने लगता है। उधर अर्नब भी दिव्या के साथ इस खेल का आनंद ले रहा था। वो दिव्या को अपने दिल की बात बताना चाहता था, पर उसे नहीं पता था कि दिव्या इस बारे में क्या सोचती है, इसलिए वो चुप था। वहीं दिव्या भी पहले से ही अर्नब को चाहने लगी थी, तो इस खेल के जरिए उसके पास आने से उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। उसने अर्नब का खुद की तरफ झुकाव महसूस किया था, पर वो चाहती थी कि अर्नब खुलकर अपने प्यार का इजहार करे, ना कि आंखों ही आंखों में। फिलहाल के लिए वो दोनों बस इसी ख्याल से खुश थे कि वो दोनों एक दूसरे के करीब थे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।